Hello everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. In this video, we will discuss a few questions from the topic cognitive learning theories. Last day हमने अपने सेशन में कुछ पर्सनालिटी थ्योरीज के क्वेश्चंस समझे थे, एक्सप्लेन किया था उनके टॉपिक्स, उनके कॉन्सेप्ट्स को। उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज़ में से कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन चुके हैं, इन पार्ट्स को हम आज समझेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट, पेडागॉग लर्निंग ऐप आपको दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे ही। वहाँ से आप जितने भी ये मटेरियल्स मैं वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करती हूँ, उनके फ्री पीडीएफ आप पेडागॉग लर्निंग ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन पे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मेरे बैचेस भी चलते हैं फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट सीरीज़ भी बैचेस के थ्रू फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है। So on this note, let's begin with the session today. Cognitive learning theories के questions we will solve. Let's check it out. First question. In which of the following stages will children learn the concept of conservation? Now we know conservation जो है वो किसके थ्योरी में आती है? वो आती है पियाजे की stages of cognitive development की थ्योरी में, करेक्ट। अब stages of cognitive development में 4 stages आती है। प्री-ऑपरेशनल, फर्स्ट इज सेंसरी मोटर, प्री-ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल के नाम से। तो ये जो कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि तो थर्ड स्टेज पे, ये आती है थर्ड स्टेज पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ability to use deductive logic, think abstractly, सिस्टमैटिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स इमर्जेस इन विच स्टेज। तो यहाँ पे लॉजिक का यूज़ किया जा रहा है। कैसे लॉजिक का? डिडक्टिव लॉजिक का, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सबसे जो हाईएस्ट लर्निंग स्टेज है उसी में हो सकते हैं। सो दिस विल बी द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, इन स्टेजेस को पहले तो हमने सीक्वेंस वाइज सजा लिया। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये सही सीक्वेंस है। इनके एज ग्रुप भी हम समझ लेते हैं। तो सेंसरी मोटर होता है इन्फेंसी यानी कि 0 to 2 years, बाय बर्थ मतलब फ्रॉम द बर्थ टू 2 years एज तक सेंसरी मोटर स्टेज दिखी जाती है। देन कम्स प्री ऑपरेशनल 2 to 7 year old, देन कम्स कॉन्क्रीट 7 to 11 years old, एंड द लास्ट वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल दैट इज़ 11 ऑनवर्ड्स, ठीक है। टिल अडल्टहुड तक ये चलता रहता है। तो यहाँ पे जो लॉजिक, रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये सारी जो होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक अबू वर्क्स ऑन चिल्ड्रन इन व्हाट स्टेज? पीक अबू होती क्या है? पीक अबू एक पार्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंसी का। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है? आपने बहुत टाइम पे देखा था बच्चों के साथ ना, हम ये पीकअबू खेलते हैं, यानी कि आपने अगर अपना फेस बंद कर दिया तो बच्चा ऐसे देखते रहेगा आपको, और जैसे आपने फिर से हटा दिया अपने हाथ को अपने फेस से, बच्चा आपको देख के हंसने लगेगा, राइट। यानी कि बच्चों को क्या लगता है, इस स्टेज पे से आने तक पहले, मतलब इस स्टेज पे आने से पहले तक बच्चे को लगता है कि अगर कोई चीज़ मेरे सामने नहीं है तो वो इस दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करती है। बट धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज बच्चे को क्या होता है, अगर कोई चीज़ उसके सामने नहीं है तो वो उस चीज़ को ढूंढने लगता है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ गई है। उसको पता है कि कहीं ना कहीं तो ये एग्जिस्ट करता है, मेरे सामने नहीं है बट ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस में है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसका एग्जाम्पल पीकअबू होता है। तो ये हमें दिख जाती है सेंसरी मोटर स्टेज में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि 0 से 2 year old के बच्चे, इन्फेंट बच्चों पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन टू सी द वर्ल्ड थ्रू समवन एल्सेज व्यू। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं,
वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि मैंने जो सोचा है मैं वही सही है, मेरे हिसाब से ही होगी सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जुड़ता है आपकी ईगो सेंट्रिज्म से, ठीक है। तो ईगो सेंट्रिज्म कौन से एज में आती है? ईगो सेंट्रिज्म आती है 2 to 7 ईयर ओल्ड पे। ओके, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एन इन्फेंट हु हैज़ डेवलप्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, अभी पढ़ा हमने ऑब्जेक्ट परमानेंसी। इट इज ही इज अटैच्ड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैंकेट, knows that an object such as rattle exists even if it is not in view, will see all objects as being the same, या फिर cries when a wanted object is taken away. So here the correct answer will be, हमें पता है कि even if the object is not in view, if the even if the object is not in front of the child, then also the child will know that the object exists somewhere. So ये हो जाता है आपका object permanence. Option number B should be the correct answer. Next question. Cindy understands her world primarily by grasping and sucking easily available objects. Now ये जो sucking and grasping होती है ना, ये होती है आपकी इन्फेंट स्टेज पे, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो होता है वो ऐसे अंगूठा चूसते रहते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। तो ये उनकी जो होती है वो अपने सेंसेस से सीखने की कोशिश करते हैं, तो यूजिंग देयर ओन सेंसेस, तो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज एडजस्टिंग वॉट इज ऑलरेडी नो टू फिट द न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बोल रहा है एडजस्टिंग। नाउ वी नो वेन एवर वी चेंज, एडजस्ट और मॉडिफाई और alter our schema in order to fit in new information, that will be known as your accommodation. Correct? Next question. Dash are mental representations or concepts. क्या होती है mental representations? Building blocks of our knowledge, of our information. Pockets होती है जिसको हम schema के नाम से जानते हैं। ओके, ये schema में ही accommodation, assimilation, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। Alright. Next question. The process of taking in new information and adding it to the child who already knows, तो जो already जो present है, the knowledge that is already existing, इसके साथ हमने new knowledge को जोड़ दिया है without any kind of alteration or modification to the already existing knowledge, इसको हम कहेंगे assimilation. Correct बात है. Next question. Which kind of interaction in cognitive development did Piaget and Vygotsky emphasize as important? तो cognitive development दोनों ने ही, Piaget, Vygotsky दोनों ने ही बताई थी किस टाइप की? social, ठीक है, social. Alright. Next question. ZPD और zone of proximal development, ये भी किसकी थ्योरी है? ये भी आपकी Vygotsky की थ्योरी है, ठीक है। लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी है ZPD, अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। नेट से ज़्यादा यहाँ पे पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? कहाँ पे क्वेश्चन आते हैं? सीटेट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पार्टिकुलर पॉइंट से। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कहा है कि सपोज बच्चा यहाँ पे और बच्चे को अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कंप्लीट करने के लिए बच्चे को एक मोर नॉलेजेबल अदर्स की ज़रूरत होगी, MKO, जो बच्चे को यहाँ तक पहुँचा सकता है। इसी जोन को कहा गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। सो ZPD इज़ द एरिया बिटवीन द चाइल्ड्स करंट परफॉर्मेंस, the problems the child can solve independently without any support, and the level of performance that the child could achieve with the adult guidance or by working with a more fully developed child, ठीक है। तो जो भी उसको हेल्प कर सकता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उसी एरिया को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे, उसे डिस्टेंस को कहेंगे हम ZPD. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Vygotsky believes that the role of private speech in cognitive development fit with the notion of ZPD. Often, an adult uses verbal prompt structuring to help a child solve a problem or accomplish a task. This type of support is known as what? So this type of support is called scaffolding. ठीक है, तो जो भी इस टाइप की सपोर्ट देता है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए by the using of prompting, by structuring, उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Francis can give the currencies of different countries when asked by the teacher. Apparently he has what kind of memory? तो ये जो बच्चा यहाँ पे सोच के बता पा रहा है कि कौन सी कंट्री कहाँ से है, इसको हम कहेंगे बच्चे की सिमेंटिक मेमोरी, यानी कि अ मीनिंगफुल मेमोरी. ठीक है, सिमेंटिक इज kind of related to the meaning of words. Next question. When a student keeps on repeating the meaning of a word several times to keep the information, he is at the stage of what? तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे repeat किए जा रहे हैं, यानी कि रिहर्सल कर रहा है. So here the child is doing मेंटेनेंस रिहर्सल. ओके, ताकि उसको याद रह पाए, रिवीजन के तौर पे वो मेंटेनेंस रिहर्सल कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट व्हाट एज रेंज डू चिल्ड्रन टिपिकली ट्रांजिशन फ्रॉम मॉरल रियलिज्म टू मॉरल रिलेटिविज्म? तो ये जो एज ग्रुप है ये बनती है आपकी 10 to 15 ईयर्स में देखी जाती है, जब बच्चे को अभी समझ आ गया. देखो, टुवर्ड्स 10 ईयर्स बच्चा अभी फॉर्मल ऑपरेशनल कॉग्निटिव स्टेज में भी जाएगा, है ना. अभी बच्चे में ज़्यादा समझ आ चुकी है, तो वो मॉरल रियलिज्म से मॉरल रिलेटिविज्म की तरफ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड पियाजे एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग इन द चाइल्ड? सो चाइल्ड्स मॉरल रीजनिंग इज क्लोजली लिंक्ड टू डिक्लाइन इन ईगोसेंट्रिज्म एंड ग्रोथ. ये बात कहीं ना कहीं सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन. Child's conception of rules changes from being absolutely fixed to being mutually agreed. ये बात भी सही है, क्योंकि अभी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है, रिजिडिटी कहीं ना कहीं घट चुकी है. Child's moral reasoning is tied to increased egocentrism. Now we know कि ईगोसेंट्रिज्म जो होती है वो आपके सेकेंड स्टेज पे सबसे ज़्यादा होती है ना. ईगोसेंट्रिक बच्चा होता है कि मेरे हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, दुनिया में जो भी चलता है मेरे हिसाब से चलता है. बट जब बच्चे में मॉरल रीजनिंग की क्षमता हो जाएगी, तब धीरे धीरे ईगोसेंट्रिज्म जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ये घट जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 दोनों सही है. तो वी कैन से दैट मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? तो याद रखिएगा, मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस को देते हुए पियाजे ने कहा था दो चीज़ों के बारे में. एक तो होती है हेटेरोनॉमी, दूसरी होती है ऑटोनॉमी. ठीक है, और इन्हीं की थ्योरी से आते हैं कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी. ठीक है, जहाँ पे अगेन स्टेजेस एंड लेवल्स में डिवाइड हुई थी. सो यहाँ पे मैंडेटरी इम्पेरेटिव की बात वो नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर द मोरालिटी ऑफ एन ओल्डर चाइल्ड एज ऑटोनोमस मोरालिटी? तो इसको क्या कहा जाएगा? अगेन, इंक्रीज ईगोसेंट्रिज्म, इंक्रीज कॉन्वर्जेशन, डिक्लाइनिंग ईगोसेंट्रिज्म एंड इंक्रीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ईगोसेंट्रिज्म तो नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटे बच्चों में होता है, और मोरालिटी जो होती है वो धीरे धीरे बच्चों की एज के साथ बढ़ेगी, है ना. तो यहाँ पे आएगा डिक्लाइनिंग ईगोसेंट्रिज्म एंड इंक्रीजिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ. ओके, जब बच्चे में ज़्यादा समझ आएगी तब जाके बच्चे में ऑटोनोमस मोरालिटी की समझ भी ज़्यादा होने लगेगी. ईगोसेंट्रिज्म घटेगा तभी वो दूसरों की बातों को भी समझ पाएगा. ईगोसेंट्रिज्म होता क्या है? ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि जब हर एक चीज़ ना आप अपने तरीके से ही सोचने की कोशिश करो, जब आप दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को ना समझने की कोशिश करो, जब दूसरों की परसेप्शन को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन परसीव दोज, वो होती है आपकी ईगोसेंट्रिज्म. लाइक एवरीथिंग इज रिलेटेड टू और एवरीथिंग इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर सेल्फ, ऐसा अगर आप भावना रखते हो, दैट इज ईगोसेंट्रिज्म. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन जीन पियाजेस थ्योरी, dash is said to occur when a child perceives new objects or events in terms of existing schema. तो अगेन एग्जिस्टिंग स्कीमा है, एडिशन इट टू एडिंग इट न्यू ऑब्जेक्ट्स, तो सीधा सीधा असिमिलेशन ही होना चाहिए. करेक्ट. अच्छा, मेटाकॉग्निशन कब होता है? मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच विचार के ऊपर सोच विचार. थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज metacognition. Next question. A stage theory of development explicitly emphasizes which of the following principle? तो stage theory of development जो है ये क्या कहता है? ये कहता है discontinuity of development के बारे में. ठीक है, stage theory of development follows the discontinuity of development principle. Next question. According to Jean Piaget, children in pre-operational stage of development are able to do what? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होते हैं, यानी कि द सेकेंड स्टेज,
2 to 7 ईयर ओल्ड के जो बच्चे होते हैं वो रिवर्सिबल थिंकिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन यानी कि ऑर्डरली ये भी नहीं कर पाएंगे, और कॉन्जर्वेशन भी थर्ड स्टेज पे जाके होता है। बट जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे हैं वो क्या होते हैं, प्ले एज में होते हैं, टॉय एज में होते हैं, इसीलिए मेक बिलीव प्ले करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमा, ठीक है, होता है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि बच्चा जो है वो हर एक नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग समझने लगता है। ठीक है, हर एक चीज़ में उसको प्राण लगता है कि हर एक चीज़ जो है वो लिविंग है। जैसे कि वो अपने बच्चा जो है इस एज में अपने डॉल से बात करता है, डॉल के साथ खेलता है, उसको लगता है कि ये डॉल सच्ची में है। ओके, अगर उसको चोट लगी तो उसको वो रोने लगेगा, उसको लगेगा उसमें सच में उसको चोट लगी, उसको सच में हर्ट हो रहा है। तो ये होती है इसी स्टेज का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच alternative shows characteristics of concrete operational stage given by Jean Piaget? So development of idea of cause effect relationship and object performance in children, क्या ये concrete operation में आएगा? Child gains an understanding of principles such as conservation, logical thought emerges here. Child begins to represent the word symbolically या फिर becomes capable creating several forms of logical thought. तो concrete operational stage पे आते आते the child will be able to gain understanding of principle such as conservation. ठीक है, तो conservation जो है वो third stage of cognitive development में बच्चे में दिख जाती है। Next question. Which of the following statement is correct about Jean Piaget's theory of cognitive development? तो जीन पियाजे की जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसा बताया है वैसा ही चलता रहता है। ही आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोग्रेसिंग थ्रू आउट स्टेजेस ही होंगी। He has proposed 5 distinct stages of cognitive development, तो 5 तो नहीं दी है, 4 दी गई थी। The stages are invariant which means no stage can be skipped. Yes, ये सही बात है कि हर एक स्टेज ऐसे ही चलेंगी, यानी कि जो बच्चा बचपन में आता, मतलब इन्फेंसी होती है, अब इन्फेंसी के बाद सीधा सीधा बच्चा जो है सेंसरी मोटर के बाद सीधा वो कॉन्क्रीट या फॉर्मल में ही नहीं जाएगा। सेंसरी मोटर के बाद हमेशा वो प्री ऑपरेशनल पे ही जाएगा, प्री ऑपरेशनल के बाद वो कॉन्क्रीट पे जाएगा और फिर जाके एंड में जाएगा वो फॉर्मल ऑपरेशनल में, राइट। तो इसी तरीके से ये स्टेज जो है वो चलती रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Piaget, which one of the following factors plays an important role in influencing development? तो development influence करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या रोल प्ले करता है? एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी समझा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? सो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि द सेकेंड स्टेज जो होती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव तो नहीं होगा, वो फॉर्मल में हो जाता है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट थिंग, ये क्या होती है, ये कॉन्क्रीट में होती है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है ये भी फॉर्मल स्टेज पे होती है, ठीक है। बट सेंट्रेशन जो होती है ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो सेंट्रेशन होगी प्री ऑपरेशनल में, देन आपकी कंजर्वेशन होगा आपका यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, डिसेंट्रेशन होंगी आपकी फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक है। इस तरीके से चलती रहती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अ यंग चाइल्ड कैन एंगेज इन सिम्बॉलिक प्ले बट कैन नॉट एज येट take perspective of another person and becomes easily upset by events he or she cannot control. So which of the following stages given by Jean Piaget applies to this child's level of development? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा जो है वो खुद की ही समझ के हिसाब से कर रहा है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को वो नहीं समझ पा रहा है। तो अभी अभी पढ़ा हमने, इसको क्या कहेंगे हम, इसी को कहेंगे हम ईगोसेंट्रिज्म, है ना। और ये किस एज ग्रुप में देखी जाती है, ये देखी जाती है 2 to 7 ईयर ओल्ड के बच्चों में। और 2 to 7 ईयर एज ग्रुप कौन से स्टेज पे मिलती है, ये मिलती है सेकेंड स्टेज, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। करेक्ट बात है। एनी डाउट फ्रॉम हियर? होपफुली नॉट। होपफुली नॉट, राइट। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक डिसेंट्रेशन का मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया है। डिसेंट्रेशन जो है
ये नहीं नहीं, ये ना ये भी आपके कॉन्क्रीट में ही मिलता है, ठीक है। डिसेंट्रेशन जो होती है ये भी आपके कॉन्क्रीट वाले में ही होती है। बाकी हाइपोथेटिको डिडक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो होती है लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल में होती है, ठीक है। डिसेंट्रेशन आपका कॉन्क्रीट में ही होगा। इरिवर्सिबल थिंकिंग ये भी आपके इसी में आ जाएंगी। ऑलराइट, ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। होपफुली क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इन केस यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट फ्रॉम एनी ऑफ द क्वेश्चंस, प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो यू कैन download the free PDF of this lesson from my free material section of pedagogic learning app, pedagog learning app, okay। so मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। और मेरे बैच कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 बैच कोर्सेज है। 1 इज़ सक्षम, दैट इज़ complete batch course of all the units, 10 units के आपको PDF and live classes everything you will get here। and apart from that 2 और batches है, those are अभ्यास पेपर 1 and पेपर 2, जहाँ पे आपको ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज, ये एक यूनिक फीचर है दैट जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे ऑफ PYQ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके जितने भी सेट के एग्ज़ाम्स हैं, MH सेट, के सेट, वेस्ट बंगाल सेट, या फिर जो PhD एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं आपकी, उनके सिलेबस एंड उनके PYQs भी आपको पेडागॉग लर्निंग ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। सारे ही फ्री टू डाउनलोड है। सो इसको चेकआउट करना मत भूलना, और साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि उसमें टेलीग्राम में और यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन पे मैं डेली क्विज़ेस आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। डेली क्विज़ेस एवरीडे आपको 6 to 10 क्विज़ेस मिल जाती है, दोनों में टेलीग्राम चैनल पे और आपके यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शंस पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज चलती रहे। सो होपफुली आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे आगे आने वाले कोई भी सेशन आपके मिस ना हो और आप उनको लाइव और जब भी अपलोड हो उनको देख पाओ जल्द से जल्द। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको वहाँ से टाइमली मिलते रहे। ओके, आई विल सी यू सून वेरी soon, I will see you all very soon in my next video। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, and all the very best for your exams preparation।